भारत के 28 राज्यों में उत्तराखंड के प्रमुख शहर हल्द्वानी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। नेपाल के रसुआ जिले में भीषण तबाही मच गई है। बताया जा रहा है 500 से अधिक मौतों की संख्या से इनकार नहीं कर सकते और हजारों लापता और घायल होने की सूचनाएं आ रही हैं। घटना आज सुबह 9 बजे की बताई जा रही है। पानी का स्रोत तिब्बत के बड़े ग्लेशियर के टूटने से आया है। सैटेलाइट इमेज तो यही कह रही है। आपको बता दें, नेपाल की मुख्य त्रिशूली नदी में भयंकर पानी आ गया है। भारत में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है, जिससे बिहार के महाराजगंज सहित खुशीगढ़, सिद्धार्थनगर, यूपी के सटे इलाके में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है, क्योंकि ये पानी भारत में भी आना है। जिस त्रिशूली नदी से पानी का ये भयंकर बाढ़ सा पानी आ रहा है, वो भारत में आने के बाद नारायणी, गंडक और गंगा के रूप में जानी जाती है। नेपाल में आई बाढ़ में सरकारी आंकड़ा तो 100 लोगों की मौत का बता रहा है, जबकि 105 भारतीयों सहित 500 लोग लापता हैं। ये बता रहा है पीएम मोदी ने नेपाल पीएम से फ़ोन पर बात कर हर संभव मदद का भरोसा दिया है, लेकिन बताया जा रहा है ये आंकड़ा ज़्यादा हो सकता है, बहुत ज़्यादा। चीनी के रेट बढ़ने से भला किसी की सरकारी नौकरी भी जा सकती है क्या? जी हाँ, बिल्कुल सही, जा सकती है। जा नहीं सकती, चले गई। भाइयों बहनों, ताज़ा मामला यूपी के जौनपुर जिले के सागंज तहसील का है। चाय खतरे में, मित्र चीनी हुई 70। जैसे ही बात सोशल मीडिया में वायरल हुई, अशोक के खिलाफ निलंबन कार्रवाई कर दी गई। अशोक गिड़गिड़ाता रहा। अशोक ने पोस्ट भी डिलीट कर दी, लेकिन अपना निलंबन नहीं बचा पाए। अशोक यादव यूपी के जौनपुर तहसील सागंज में लेखाकार की पोस्ट पर है। उनका कहना था कि वो तो सिर्फ चीनी का वर्तमान रेट बता रहे थे, उनका इरादा सरकार की छवि खराब करना नहीं था। जब इस बाबत अपर जिलाधिकारी भू राजस्व अजय कुमार अम्बस, जो कि पीसीएस अधिकारी है, उन्होंने बताया, हमारी तहसील में अशोक कुमार यादव, जो कि लेखाकार पद पर है, उनके द्वारा सोशल मीडिया में पोस्ट किया गया था चीनी को लेकर। उसमें सरकार की नीतियों और नियमावली का सीधा उल्लंघन है, लिहाजा एसडीएम साहब ने उन्हें निलंबित कर दिया है। उन्होंने कहा, हम सरकारी आदमी हैं, इसमें गलत मैसेज जाता है। फिलहाल मामला चर्चा परिचर्चा का विषय बन गया है। चलिए देश की अन्य खबरों पर नजर डाल लेते हैं। दिल्ली में अप्रत्याशित भारी बारिश के बाद जलभराव के लिए एनडीएमसी ने माफ़ी मांगी। अस्थायी जल संचय दिल्ली के पीडब्ल्यूडी मंत्री ने कहा, बारिश के पानी को निकालने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। बढ़ते मामलों के मद्देनज़र दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने H1N1 संक्रमण से निपटने की तैयारी की समीक्षा की है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने प्रधानमंत्री आवास के पास की झुग्गी झोपड़ियों में रहने वालों की सावधा घेरा में स्थानांतरित होने के लिए 6 सप्ताह का समय दिया है। मुंबई से बड़ी खबर आ रही है कि एडवा की नेता और महिला अधिकार कार्यकर्ता सोनिया गिल का 70 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। राहुल गांधी द्वारा मुख्यमंत्री को लिखे पत्र के बाद महाराष्ट्र सरकार ने आदिवासी छात्रावासों के लिए आयु सीमा को समाप्त कर दिया है। बम्बई हाईकोर्ट ड्राइवरों के लिए मराठी नियम के खिलाफ जनहित याचिका पर सुनवाई करेगा। इस याचिका में गृह परिवहन विभाग की 12 अगस्त की अधिसूचना को चुनौती दी गई है, जिसमें महाराष्ट्र मोटर वाहन अधिनियम 1989 में संशोधन करके लाइसेंस जारी करने, नवीनीकरण करने और परमिट धारकों के लिए यह शर्त शामिल की गई है। कर्नाटक में विपक्ष के आक्रामक रवैये को शांत करने के लिए कांग्रेस के प्रयासों के चलते बी नागेंद्र के मंत्रालय से इस्तीफा देने की संभावना बताई जा रही है। मुख्यमंत्री द्वारा दिल्ली की यात्रा पर जाने वाले हैं, जहां कांग्रेस के केंद्रीय नेताओं के साथ उनकी चर्चा में नागेंद्र के इस्तीफे का मुद्दा उठने की संभावना जताई जा रही है। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने अमेरिकी नागरिक बलात्कार मामले में कोडगू के होम स्टे मालिक के खिलाफ लगे आरोपों को खारिज कर दिया है। गजपायन ने दशहरा हाथी यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अभिमन्यु को औपचारिक विदाई दी गई। कर्नाटक कुछ ही दिनों में 27 करोड़ रुपए की क्लाउड सीडिंग पहल शुरू करने जा रहा है। इस पहल में 60 दिनों में फैले 200 उड़ान घंटे शामिल हैं। बीजेपी 1 सितंबर से रायचूर से बल्लारी तक 10 दिवसीय पदयात्रा निकालेगी। तमिलनाडु नेपाल में अचानक आई बाढ़ भूस्खलन से मार्ग बाधित होने के कारण तमिलनाडु से आ रहे कम से कम 50 तीर्थयात्री फंस गए हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने कहा कि 28 अगस्त को मेंटूर बांध का उद्घाटन किए जाने की संभावना। सलेम कलेक्टर में निरीक्षण किया। नेवेली में गिरफ्तारी के प्रयास के दौरान पुलिस ने हत्या के आरोपियों के पैर में गोली मार दी। मद्रास उच्च न्यायालय ने सीमाई करुवेलम के उन्मूलन के लिए 185 करोड़ रुपए जारी करने का आदेश दिया। न्यायमूर्ति एन सतीश कुमार और के राजशेखर ने कलेक्टरों को जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट निधि से राशि जारी करने का निर्देश दिया है।
उड़ीसा पुलिस के पूर्व इंस्पेक्टर इंचार्ज सुजीत कुमार दास, जो बलात्कार मामले में आरोपी हैं, की तलाश में छापेमारी जारी की। इधर बीजेडी ने भुवनेश्वर हवाई अड्डे को निजी संस्था को पट्टे पर देने के प्रस्ताव की कड़े शब्दों में आलोचना की। उन्होंने कहा, बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की अनुमानित लागत 5,000 करोड़ से लेकर 7,000 करोड़ रुपए के बीच की है, जबकि लगभग 50 लाख लोग हर साल इस हवाई अड्डे का उपयोग करते हैं। निजी हाथों में देना गलत है। पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर आ रही है कि टीएमसी के बागी सांसदों को लोकसभा सचिवालय से अयोग्यता याचिकाओं पर नोटिस मिले। महुआ मोइत्री ने मामले को दबाने का आरोप लगाया है। यह घटनाक्रम सुप्रीम कोर्ट द्वारा अभिषेक बनर्जी की अयोग्यता याचिकाओं पर शीघ्र निर्णय मांग वाली याचिका पर सहमति के देने के एक दिन बाद सामने आया है। लोकसभा सचिवालय ने कल ही तृणमूल कांग्रेस के 20 बागी सांसदों को नोटिस जारी किया और दल बदल विरोधी कानून के तहत उनकी अयोग्यता की मांग करने वाली टीएमसी नेता और अभिषेक बनर्जी द्वारा दायर याचिकाओं पर 7 दिनों के भीतर उनसे जवाब मांगा है। इधर पश्चिम बंगाल के नगर निगम चुनाव नजदीक आने के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने अपीलों से संबंधित आंकड़े मांगे हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली 3 न्यायाधीशों की पीठ ने चुनाव आयोग को हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है, जिसमें पश्चिम बंगाल की मतदाता सूची में शामिल किए जाने की मांग करने वाली अपीलों की सटीक संख्या, मतदाता सूची से अधिक मतदाताओं को बाहर करने की मांग करने वाली अपीलों की संख्या को अलग अलग करने को और अलग अलग पेश करने को कहा है। कोलकाता उच्च न्यायालय ने टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी की 3 मामलों में गिरफ्तारी से फिलहाल सुरक्षा प्रदान कर दी है। तीनों मामलों के संबंध में टीएमसी नेता से हिरासत में पूछताछ की आवश्यक नहीं मानते हुए अदालत ने पुलिस को 30 नवंबर तक उनके खिलाफ कोई भी दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने के साफ निर्देश दिए हैं। बिहार से नेपाल में आई भीषण बाढ़ के बाद बिहार सरकार ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है। बिहार में नीतीश की विरासत को लेकर आरएलएम और जेडीयू के बीच झड़प हुई। आज यूपी में एसपी ने 2027 में सत्ता में आने पर स्त्री सम्मान समृद्धि योजना का वायदा किया है। पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए पार्टी सांसद डिम्पल यादव ने कहा कि महिलाओं की शक्ति का विकास केवल इसके बारे में बात करने से नहीं होगा, बल्कि महिलाओं को सही प्रतिनिधित्व देने से होगा। यूपी मंत्रिमंडल ने 60 वर्ष और से अधिक आयु की महिलाओं के लिए आजीवन मुफ्त बस यात्रा को मंजूरी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट के जज ने राजस्थान हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के तबादले की मांग की और पूछा कि मुख्य न्यायाधीश ने अपीलों को क्यों नज़रअंदाज किया। न्यायमूर्ति सूर्यकांत को लिखे पत्र में न्यायमूर्ति संदीप मेहता ने कहा, राजस्थान उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा ने संस्था के नेता के लिए अशोभनीय आचरण प्रदर्शित किया है और इस समस्या पर है। न्यायाधीश को इतनी छूट क्यों दी गई। विज्ञापन में नीले रंग के बच्चों के मोजे दिखाने पर राजस्थान के एक आईवीएफ केंद्र के खिलाफ कार्रवाई की गई। प्रधान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सचिव गायत्री राठौर का कहना है कि नीला रंग लड़के से जुड़ा हुआ है, इसलिए स्वास्थ्य विभाग इसे लिंग चयन सेवाओं को बढ़ावा देने का प्रथम दृष्टया संकेत मानता है। स्थानीय खबरों में कांग्रेस के नेता हैं जो हेमंत शाहू ने आरोप लगाया है कि पुलिस ने नशे के आंदोलन को कुचलने में झूठे मुकदमा दर्ज किया उन पर। इस तरह की बात उन्होंने कही है प्रेस को जारी अपने बयान में। और इधर रक्षाबंधन के मौके पर आशाराम बापू द्वारा संचालित महिला उत्थान मंडल की बहनों द्वारा कल पुलिस को और इधर आज जिला कारागार में राखियां बांधी गई। आशा है आपको खबरें अपडेट रख रही होंगी और चाय पर चर्चा के लिए मसाला प्रदान कर रही होंगी। अपने विचार और सुझाव साझा करें। कल फिर नए विषय के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। इसी के साथ मैं मनोज आर्य, खबर संसार के लिए जय हिंद।